नमस्कार। आज हम बात करेंगे कहानीकार जयशंकर प्रसाद के बारे में। जैसे ही प्रसाद जी का नाम आता है, उनका कवि रूप लोगों के स्मृति में आता है। वे एक बड़े कवि थे, एक ऐसे कवि जिसे आप कह सकते हैं कि युग के प्रवक्ता। छायावाद के अगर 4 कवियों का जिक्र होता है तो प्रसाद जी उसमें पहले नंबर पर आते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी बड़े कवि, बड़े चिंतक, बड़े नाटककार, बड़े कहानीकार और 3 उपन्यास भी लिखे उन्होंने और महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, इसलिए एक बड़े उपन्यासकार भी। जयशंकर प्रसाद जैसी प्रतिभा हिंदी में विरल प्रतिभा कही जाएगी। बाद के दिनों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के पास ही ऐसी प्रतिभा थी। जिस विधा में भी हाथ लगाया वहाँ उस विधा को ऊंचाई दी। ऐसा नहीं कि ऊंचाई पाई, उस विधा को ऊंचाई दी। जयशंकर प्रसाद कविता में आए तो हिंदी कविता चमकने लगी, छायावाद का चेहरा दैदीप्यमान हो गया। इसी प्रकार जब वो नाटक के क्षेत्र में गए, वहाँ तो उन्होंने नई जमीन तैयार की। भारतेंदु के बाद अगर हिंदी नाटक को नया आकाश मिला, नई पृथ्वी मिली, तो जयशंकर प्रसाद के नाते मिली। आज भी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बिना हिंदी नाटक पर कोई विचार तक नहीं किया जा सकता है। वे उसके प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी बहुत सारे नाटक लिखने वाले लोग आज भी जयशंकर प्रसाद की ओर देखते हैं। विषय वस्तु के स्तर पर उन्होंने अतीत को चुना अपने नाटकों के लिए, विशेष तौर पर कहानियों में भी उन्होंने अतीत को चुना। मधुआ जैसी कहानियों को छोड़ दें तो अतीत उनका जीव द्रव्य है। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा उन्होंने। कामायनी एक महान ग्रंथ है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं ने छायावाद की प्रवृत्तियां निर्धारित की। उनकी कविताओं के बिना आप छायावाद की प्रवृत्तियों पर बात नहीं कर सकते। जब वो कहानी में आए तो प्रेमचंद का समय था। प्रेमचंद की कहानियां जो जन सामान्य से जुड़ी हुई थीं, जो उस समय के सीधे यथार्थ से जुड़ी हुई थीं, उन कहानियों का बोलबाला था। उनके समानांतर जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों की एक दुनिया बनाई, एक नया विश्व बनाया उन्होंने। यह एक बड़ी चुनौती थी। प्रेमचंद की लोकप्रियता असाधारण थी, लेकिन जयशंकर प्रसाद की प्रतिभा भी असाधारण थी। और 2 असाधारण लोग कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि साथ चलते हुए समानांतर विश्व की रचना करते हैं। और वो दोनों संसार मनुष्यों के लिए उसी तरह आकर्षण और सम्मान का विषय बनते हैं। जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के संदर्भ में यही सत्य है। दोनों गहरे मित्र थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की आलोचना भी की। प्रेमचंद ने प्रसाद के नाटकों की समीक्षा की थी। उन्हें अतीत का उत्खनन करने वाला व्यक्ति बताया था, लेकिन वे गहरा सम्मान रखते थे जयशंकर प्रसाद के प्रति, उनकी प्रतिभा के प्रति। जयशंकर प्रसाद, जैसा मैंने कहा कि प्रेमचंद के समकालीन हैं, प्रेमचंद के साथ साथ कहानियाँ लिख रहे थे। 1913 से लेकर 1936 तक उन्होंने 70 कहानियाँ लिखीं और वे 70 कहानियाँ उनके 5 संग्रहों में संकलित हैं। 5 संग्रहों में जो कहानियाँ संकलित हैं, मैं उनके नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप उसे नोट कर लें, याद रखें। इससे ये भी पता चलता है इन 70 कहानियों के साथ सिर्फ जयशंकर प्रसाद की कहानियों का विकास क्रम नहीं के विकास क्रम का पता आपको नहीं चलेगा, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको हिंदी कहानी का भी विकास क्रम मालूम चलेगा, मालूम होगा कि क्या है हिंदी कहानी का विकास क्रम। तो यह भी देखने की ज़रूरत है। ये कहानियाँ हैं, छाया नाम का उनका संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ और इसमें 11 कहानियाँ संकलित थीं। तानसेन, चंदा, ग्राम, रसिया, बालम, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़, उद्धार, अशोक, गुलाम, जहानारा, मदन, मृणालिनी। जो उनका दूसरा संग्रह आया वो 1925 में आया, 12 वर्ष के बाद, प्रतिध्वनि नाम का। इसमें प्रसाद, गूदड़ साईं, गुदड़ी के मेलाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा,
चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा और प्रलय जैसी 15 कहानियाँ संकलित थीं। जो तीसरा संग्रह आया वो 3 वर्ष बाद 1928 में आया और इसमें आकाशदीप नाम की प्रसिद्ध कहानी थी और इसी नाम से इस संग्रह का नाम भी रखा गया। वो छपा आकाशदीप नाम से, बहुत प्रसिद्ध कहानी है उनकी। इसी में ममता जैसी उनकी प्रसिद्ध कहानी आई, भिखारिन, स्वर्ग के खंडहर में सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, विसाती, 19 कहानियाँ इस संग्रह में जयशंकर प्रसाद की शामिल थीं। और इसके बाद उनकी एक और प्रसिद्ध कहानी के नाम पर अगला संग्रह आया 1931 में, आंधी नाम से। आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार। इसमें आंधी, मधुआ और पुरस्कार जैसी अत्यंत प्रसिद्ध कहानियां जयशंकर प्रसाद की शामिल थीं। इनमें से मधुआ और पुरस्कार जैसी कहानियों से तो शायद आप लोग परिचित भी होंगे, शायद पाठ्यक्रमों में इन कहानियों का अध्ययन भी किया हो आपने। और उनका आखिरी संग्रह 1936 में आया, इंद्रजाल नाम से। ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी उनकी। सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये उनकी। अनबोला, देवरत, विराम चिन्ह और सालवती, 14 कहानियाँ इसमें शामिल थीं। इस प्रकार कुल 70 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद ने अपने छोटे से जीवन काल में लिखीं। कामायनी जैसे महाकाव्य और सैकड़ों कविताओं के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण नाटक आप सब परिचित हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों से आप लोग परिचित हैं। उनके उपन्यासों से भी परिचित हैं आप, कंकाल, इरावती और तितली जैसे उपन्यासों से भी आप लोग परिचित हैं। तो जयशंकर प्रसाद, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि प्रेमचंद के समानांतर वे एक अलग विश्व रच रहे थे, अतीत की ओर जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को अतीत बहुत आकर्षित करता है। वे अपनी कहानियों, अपने नाटकों की विषय वस्तु के लिए अपने ही समाज में पीछे की तरफ जाते हैं, किसी और समाज की ओर नहीं देखते, कहीं और नहीं देखते कि कहीं और से कुछ लाएंगे। वो रोशनी की किरण अपने ही समाज में पीछे की तरफ से लाना चाहते हैं और ले भी आते हैं। वो जब उन्होंने स्कंदगुप्त पर, चंद्रगुप्त पर या ध्रुव स्वामिनी पर लिखा, या कामायनी के बहाने उन्होंने सृष्टि की रचना पर महाकाव्य लिखा, और उसके कई पक्ष हैं कामायनी के, तो इसका यह कतई मतलब नहीं समझना चाहिए कि प्रसाद अतीत रागी थे। प्रसाद अतीत के माध्यम से वर्तमान की व्याख्या करने वाले सर्जक थे। उन्होंने लगातार अतीत के माध्यम से वर्तमान का सृजन किया, वर्तमान की व्याख्या की, अपने समय को समझा और समझाया। अतीत उनके लिए एक औजार की तरह था। जैसा मैं कह रहा था कि विषय वस्तु के लिए लोग जगह जगह जाते हैं, जगह जगह से विषय वस्तु चुनते हैं। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और मिथकों की ओर रुख किया, उधर का रास्ता लिया, उधर की ओर गए और ऐसी कहानियां लिखीं जो स्मृति में दर्ज हो गईं। पुरस्कार कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिस पर मैंने एक दूसरी कक्षा में विस्तृत चर्चा की है, उस कहानी की भी आधार भूमि एक तरह से कह सकते हैं इतिहास की ओर है। वो मुकम्मल इतिहास है कि नहीं, इसकी ओर नहीं जाना चाहिए। कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास इतिहास ग्रंथ नहीं होता। वो इतिहास से प्रेरणा ग्रहण करता है, इतिहास से कुछ चीज़ें लेता है और कई बार सिर्फ छाया मात्र इतिहास की वहाँ पर मिलती है या होती है। तो जयशंकर प्रसाद जाते हैं उधर, पुरस्कार जैसी कहानी चुन लेते हैं और वह कहानी व्यक्ति प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों के महान महत्व को रेखांकित करने वाली कहानी है। नायिका जो मधुलिका है वह अपने प्रेम को भी ऊंचाई देती है और राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि ऊंचाई देती है। प्रेमचंद के वहां भी राष्ट्र प्रेम बहुत प्रमुख है और जयशंकर प्रसाद के वहां भी राष्ट्र प्रेम बहुत प्रमुख है। आप कहीं भी देखेंगे समाज और राष्ट्र, इन दोनों को लेकर जयशंकर प्रसाद चलते हैं। मधुलिका समझौता नहीं करती, अपने प्रेमी के विरुद्ध जाती है, उसे पकड़वा देती है, उसे फांसी की सजा होती है,
तो पुरस्कार में अपने लिए भी फांसी की सजा मांगती है। देश को बचा लिया, देश के काम आ गई, तो अब प्रेमी को कैसे छोड़ दे, उसके भी साथ जाना है। तो अद्भुत महान रचना की जयशंकर प्रसाद ने। इसी तरह की आधारभूमि पर आकाशदीप जैसी उनकी कहानी है। आकाशदीप आप सब जानते हैं, लैंप पोस्ट, जहाँ पर लैंप पोस्ट के रूप में आप उसे देख सकते हैं, लेकिन आकाशदीप इसी अर्थ में नहीं है। आकाशदीप, मैं कई बार कहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में नाटकों का आकाशदीप तैयार किया। इतनी ऊंचाई जहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व भी आकाशदीप की तरह था, कविता में, नाटक में, और मैं कहानी में भी मानता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद के समानांतर इतनी विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति ही बड़ी पहचान बना सकता था कहानी में और उपन्यास में, जो जयशंकर प्रसाद ने अपनी पहचान बनाई, किया, उन्होंने सिद्ध किया अपने को। तो एक बड़ी चीज वहां पर है। आकाशदीप भी एक प्रेम कहानी है। घृणा और प्रेम का अद्भुत रसायन आकाशदीप जैसी कहानी में है। मैं हिंदी की अगर मुझे 10 अमर प्रेम कहानियां चुननी हो तो मैं आकाशदीप को अवश्य चुनूंगा। उसमें अद्भुत कहानी है, उसमें भी राष्ट्र प्रेम है। जयशंकर प्रसाद के वहाँ ममता में भी राष्ट्र प्रेम है। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद के वहाँ जहाँ भी गुंजाइश मिलती है वो राष्ट्र प्रेम को केंद्र में ले ही आते हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि मूल्य के रूप में देखने का जयशंकर प्रसाद का यह नज़रिया स्तुत्य है। उसकी प्रशंसा जितनी करिए वो कम है। तो जयशंकर प्रसाद के वहाँ ये आकाशदीप में भी आप, और भाषा का जहाँ तक मामला है जयशंकर प्रसाद के, वो किसी भी कहानी में जाएंगे, चूँकि वो अतीत को चुनते हैं, चूँकि वो इतिहास को चुनते हैं, तो जाहिर है कि भाषा भी उनकी तत्सम हो जाती है। वो प्रेमचंद वाली साधारण भाषा नहीं है। मधुआ में है एक अकेली कहानी, संभवतः मधुआ है, एक आध और हूँ, तो वो वहाँ साधारण भाषा है, साधारण जनजीवन की विषय वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि मधुआ की रचना उन्होंने प्रेमचंद को जवाब देने के लिए की थी कि देखो मैं भी समसामयिक विषय वस्तु की कहानी लिख सकता हूँ, कंकाल जैसा उपन्यास लिख सकता हूँ, लेकिन यदि मैं इतिहास से सामग्री लेता हूँ तो यह मेरी रुचि का विषय है। यह कोई अंतिम शरण्य नहीं है, यह कोई मेरा सुरक्षा कवच नहीं है। जयशंकर प्रसाद का संभवतः यह शालीन जवाब था। ये मित्रों के बीच का मामला था, लेकिन मधुआ जैसी कहानी लिखकर उन्होंने ये सिद्ध किया कि वे नितांत नई विषय वस्तु के साथ, नितांत समकालीन विषय वस्तु के साथ भी उतना ही न्याय कर सकते हैं जितना न्याय वो ममता जैसी कहानी में किसी अतीत की विषय वस्तु को उठाकर कर सकते थे। ममता कहानी के साथ भी ऐसा ही है। ममता एक ऐसी स्त्री की कहानी है, अद्भुत कहानी है वो, जिसमें वह उस समय के बादशाह को शरण देती है और बाद में उसके झोंपड़े की जगह पर एक बन जाती है, एक इमारत बनवा देता है, बादशाह बदल देता है, लेकिन वह उसके पिता भी समझौता नहीं करते और ममता भी समझौता नहीं करती। एक ऐसी भारतीय स्त्री का चरित्र है ममता का, मधुलिका का, जिसमें भारतीयता अपने चरम पर है। एक ऐसी स्त्री जिसके भीतर अपार करुणा है, अपार दया है, स्नेह है, लेकिन वह किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए ये बड़ी बात है। प्रेमचंद अपने ढंग से ये काम कर रहे थे, जयशंकर प्रसाद अपने ढंग से ये काम कर रहे थे, क्योंकि स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। प्रेमचंद यदि सीधे स्वाधीनता आंदोलन की आहुति जैसी कहानियाँ लिख रहे थे और उसमें स्त्रियों को ला रहे थे और उनका स्वाभिमान दिखा रहे थे, उनका योगदान दिखा रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद ममता जैसी कहानी को लाकर अतीत की बात दिखाकर ये दिखा रहे थे कि भारतीय स्त्रियों का चरित्र कितना उज्जवल है। मधुलिका को दिखाकर उज्ज्वलता को दिखा रहे थे। वो गुंडा जैसी कहानी लिखकर जो दिखा रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुंडा शब्द कहानी का शीर्षक ही है। सामान्य आप सब जानते हैं कि गुंडा का क्या अर्थ होता है,
लेकिन उसके भीतर जो औदात्य है, उसका जो ऊंचा चरित्र है, जो प्रेम के प्रति उसमें समर्पण है, वह उसे अद्वितीय बनाता है। और प्रसाद की कहानी कला के क्या कहने हैं, बंधे रहते हैं आप तत्सम शब्दावली के बाद भी, एक पल के लिए भी आप कहानी से कटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, वो कहानी आपको बांधे रहती है। तत्सम शब्दावली कई बार लोगों को परेशान करती है, लेकिन ये कहानी कला है प्रसाद की। एक बार कथा सूत्र आपके हाथ आया कि आपको लगता है कि ये भाषा कहीं बाधा नहीं बन रही है, और आप कहानी में डूबते चले जाते हैं और अंत किनारा प्राप्त कर लेते हैं। ये आपको प्राप्त होता है गुंडा जैसी कहानी में, इंद्रजाल जैसी कहानियों में। भाषा को लेकर जयशंकर प्रसाद की आलोचना करने वाले भी बड़ी संख्या में रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि विषय वस्तु तो एक कारण है ही जयशंकर प्रसाद के लिए तत्सम भाषा चुनने का। एक और भी बात पर विचार करना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि थे, ये हम सब मानते हैं। इसीलिए उनके नाटकों में भी, उनकी कहानियों में भी वो तरलता दिखाई देती है। जो कवि की तरलता होती है, जो कवि की भाषा की तरलता होती है, वो तरलता दिखाई देती है। और जब भाषा तरल होती है तो वो पकड़ लेती है, आपको छोड़ती नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है कि वो मूलतः कवि थे और छायावाद के कवि थे। छायावाद के कवि तुरंत द्विवेदी युग के बाद आते हैं। इन कवियों के सामने द्विवेदी युग की भाषा थी। खड़ी बोली में जो कविताएं हिंदी में लिखी गई, मूलतः हम सब मानते हैं कि 1900 ईस्वी से वो चीज़ चलती है। और विशेष तौर पर द्विवेदी युग की कविताएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त बड़े कवि हैं, उस युग के महान कविताएं हैं इनकी। लेकिन जो काव्य भाषा की बात होती है, उसको लेकर ये था कि शायद ये उतनी अभी नरम भाषा नहीं बन पाई, कविता की भाषा नहीं बन पाई, उसमें वो कोमलता नहीं है जो कविता की भाषा में होती है। छायावाद के कवियों प्रसाद, पंत, निराला और बाद में महादेवी जी के समक्ष ये चुनौती थी कि ये कविता की भाषा का भी निर्माण करें। और अकारण नहीं है कि छायावाद की जो काव्य भाषा है उसमें तत्सम केंद्र में है। निराला ने बाद में उसको तोड़ा अपनी बाद की कविताओं में, पंत ने भी तोड़ा, लेकिन जो छायावाद कालीन कविताएं हैं इन चारों कवियों की, प्रसाद जी की तो पूरी की पूरी ही मानिए, वो तत्सम उनमें प्रधान है। तो उसका कारण यह था कि इनको काव्य भाषा का निर्माण भी करना था। आज आप 100 साल बाद खड़े होकर आलोचना कर सकते हैं कि 1915-16 में तो भाषा जो बन गई थी उसी को चलाया जा सकता था, लेकिन 100 साल पहले की स्थितियां, उन कवियों के मन में जो चल रहा था, हिंदी कविता को जो ऊंचाई देनी थी, तमाम तरह की चीज़ें थीं, उनको समझ पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम ये मानें कि उन कवियों के सामने भाषा के निर्माण का भी दायित्व था। अब चूंकि यही जयशंकर प्रसाद गद्य भी लिखने लगते हैं, वहाँ पर भी वो अपनी भाषा के साथ समझौता नहीं करते। आप जब ध्रुवस्वामिनी जैसा नाटक पढ़ते हैं तो अचानक आपको लगता है कि ये भाषा तो बनावटी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपको याद आता है कि ये तो इतिहास की बात है, तो आपको लगता है कि नहीं, बनावटी कैसे हो सकती, ये तो इसी तरह की भाषा थी। आप विषय वस्तु की ओर जाएं, आप देखेंगे कि अपनी विषय वस्तु में जयशंकर प्रसाद प्रगतिशील हैं, अग्रगामी हैं। वे उन विषयों को चुनते हैं जिनसे समाज आगे बढ़ता है। ध्रुवस्वामिनी में वे एक स्त्री की मुक्ति की कहानी लिखते हैं। ये बड़ी बात थी उस समय, और इसके लिए वो उदाहरण के तौर पर चूंकि इतिहास से चीजें लेते हैं, ध्रुव देवी का चरित्र लेते हैं, इसलिए ये कह पाते हैं कि भारत में स्त्री मुक्ति कोई नई बात नहीं है। हमारे वहाँ ये चीज़ें रही हैं, समय ने और समाज की विडंबनाओं ने स्त्री की दास्ता का एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी है। महादेवी वर्मा ने तो अपनी किताब का नाम ही श्रृंखला की कड़ियाँ रखा, जो स्त्री दास्ता की किताब है भारत में। और स्त्री मुक्ति पर अगर पहली किताब स्त्री मुक्ति के संघर्ष की, स्त्री मुक्ति को समझने वाली, स्त्री विमर्श की अगर पहली किताब हिंदी में कोई है तो श्रृंखला की कड़ियाँ ही है। महादेवी जी को इस रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। और आजकल ये सुखद है कि महादेवी वर्मा की कविताओं के अध्येता
श्रृंखला की कड़ियां को पढ़कर अब उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो नए अर्थ निकल करके आते हैं, नई चीजें निकल करके आती हैं। तो जयशंकर प्रसाद ये दिखाते हैं कि वो जब ध्रुव स्वामिनी का चरित्र रचते हैं तो उसमें सिर्फ पश्चिम की कोई आभा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति थे, पढ़ा होगा, पश्चिम के आंदोलनों से परिचित रहे होंगे, लेकिन वो भारत में चल रहे आंदोलनों से, वे नवजागरण से भी परिचित थे। वे मैं किसी और कक्षा में आपसे बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि उस दौर में लोग रखमाबाई के संघर्ष से भी परिचित थे, उस दौर में लोग सीमंतनी उपदेश से भी परिचित थे, रामेश्वरी नेहरू जो संघर्ष कर रही थीं, जो उद्यम कर रही थीं, उससे भी परिचित थे। तो ये सभी प्रसाद के समक्ष रहा होगा और उन्होंने स्त्री मुक्ति की दास्तान लिखने के लिए, स्त्री मुक्ति की बात करने के लिए इतिहास को चुना, ध्रुव देवी को चुना और बताया कि हमारे वहाँ ऐसा रहा है। ये दोनों अर्थों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ उन्होंने महान भारतीयता, महान भारतीय परंपरा को रेखांकित किया और अपने समय को परिभाषित करते हुए स्त्री मुक्ति की बात की, स्त्रियों के मुख्य समूह में शामिल होने को रेखांकित किया तो उन्हें शामिल होना चाहिए, आना चाहिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको देखने की ज़रूरत है। जब मधुलिका पुरस्कार कहानी की नायिका जिस स्वाभिमान के साथ राजा के समक्ष प्रस्तुत होती है, आती है, वह स्वाभिमान भारतीय स्त्री में ही हो सकता है। और जब वो स्वाभिमान दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद तो जाहिर है उसके पीछे रेखांकित करना चाहते हैं कि यह स्वाभिमान एक दिन में नहीं अर्जित किया है मधुलिका ने, यह भारत में पहले से रहा है। फिर पुनः वही वाक्य कि समाज की विडंबनाओं ने उस पर पर्दा डाल दिया, धूल डाल दी और उसको हटा नहीं। जयशंकर प्रसाद ने समय और समाज द्वारा पैदा की गई विडंबनाओं और तमाम अच्छी चीज़ों पर डाली गई धूल को हटाया, उसे रेखांकित किया और भारतीयता और भारतीय समाज के उजले पक्षों को सामने रखा, उसे रेखांकित किया। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए इस बात को याद रखें। वे भारतीयता के बड़े प्रस्तोता हैं, वे भारतीयता के बड़े व्याख्याता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं। इस बात को कभी ना भूलें और जब उनकी भारतीयता की बात करें तो याद रखें कि उनकी भारतीयता का मतलब है साथ, सबको साथ लेकर चलना, समाज के लिए खड़ा होना, निजी स्वार्थों का परित्याग करना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। जयशंकर प्रसाद ने बाहरी आक्रमणकारियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा है, कोई नहीं देख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे के राष्ट्र पर डाका डालना चाहता है, लूटना चाहता है, उसको कौन अच्छी निगाह से देखेगा। जयशंकर प्रसाद ने भी नहीं देखा। उनके भीतर राष्ट्र प्रेम कितना ज़्यादा है, आकाशदीप कहानी को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि अंततः जो व्यक्ति जिससे घृणा करती है नायिका बाद में प्रेम करने लगती है, जब वो कहता है कि राष्ट्र, मुझे देश पुकार रहा है, मातृभूमि पुकार रही है और वो जाने लगता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँगी। उसने उसको अपना राष्ट्र मान लिया है, नायिका ने, चंपा ने मान लिया है, चंपाद्वीप का नाम रख दिया है। अद्भुत भाषा में लिखी गई ये कहानी है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, पुरस्कार तो आप पढ़िए ही, ममता पढ़िए, आकाशदीप जैसी कहानी जरूर पढ़िए, गुंडा जैसी कहानी जरूर पढ़िए, मधुआ जैसी कहानी जरूर पढ़िए। मधुआ एक छोटे बच्चे की कहानी है और किस तरह एक व्यक्ति उस छोटे बच्चे की परवरिश करता है, संघर्ष करता है, इसकी कहानी है। उसमें कोई अतीत नहीं है, उसमें कोई इतिहास नहीं है, उसमें बिल्कुल जयशंकर प्रसाद के अपने समय का जीवन है और हम और आप अगर चाहें तो हम अपने समय का भी जीवन उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम चाहें तो ध्रुव स्वामिनी के बहाने भी अपने समय को समझ सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी में जो बहस है उस बहस को देखना चाहिए। उस बहस में बहुत कुछ है। उसमें जयशंकर प्रसाद ने कोई पर्दा नहीं डाला है, न तो राजशाही पर कोई पर्दा डाला है, न राजाओं के चरित्र पर कोई पर्दा डाला है
और न ही उनमें जिन किसी में औदात्य था उनके औदात्य पर कोई पर्दा डाला है। जो जैसा है वैसा रच दिया है और उस रचने के क्रम में ही बस अपनी धार लगा दी। और उन कमल की पंक्तियां हैं ना कि सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। जयशंकर प्रसाद ने सामग्री इतिहास से ली, अपनी कुछ कल्पनाएं डालीं और वो कल्पना उनकी धार है, उससे उसमें अर्थ आ गया है, नवीनता आ गई है। ध्रुव स्वामिनी की जो ध्रुव देवी हैं वो इतिहास की ध्रुव देवी नहीं रह गईं, वो बहुत कुछ बदल जाती हैं। वह जो पिछली हमारी 20वीं शताब्दी बीती है उसकी स्त्री हो जाती हैं। अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही एक स्त्री। ध्रुव स्वामिनी में जो छटपटाहट है वो 20वीं शताब्दी के स्त्री की मुक्ति की छटपटाहट है, जो आपको प्रेमचंद की कहानियों में भी दिखाई देगा, प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देगा, जो आपको जयशंकर प्रसाद की कविताओं में भी इस तरह की छटपटाहट दिखाई देगी, जो आपको निराला की कविताओं में दिखाई देगी, किस तरह स्त्रियां मुक्त हों। तो वो छटपटाहट है ध्रुव स्वामिनी में, वो छटपटाहट आपको जयशंकर प्रसाद की कहानियों की नायिकाओं में दिखाई देगी। मुक्ति का कोई एक रूप नहीं, कोई एक स्वरूप नहीं। कई बार लोग मुक्ति को इकहरा समझते हैं। इन रचनाकारों के वहां मुक्ति का मतलब सिर्फ देह की मुक्ति नहीं है। इन रचनाकारों के वहां मुक्ति का मतलब एक मुकम्मल मुक्ति है, जिसमें सचमुच आप आजादी महसूस करें, आप अपने होने का मतलब महसूस करें, आपको अपने होने, अपनी उपस्थिति की अर्थवत्ता का पता चले। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की नायिकाएं ये बताती हैं, उनके नायक भी ये बताते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों को भी पढ़ा जाना चाहिए, उससे उनके चिंतक स्वरूप का पता चलता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कवि को पढ़िए, कथाकार को पढ़िए, नाटककार को पढ़िए। अगर उस कवि, कथाकार, नाटककार ने चिंतन परक गद्य लिखा है तो उसको जरूर पढ़िए। वो ऐसा औजार है जिसके माध्यम से आप उस रचनाकार के सृजन संसार को खोल सकते हैं। वो उसकी चाबी बन सकता है, उसकी ताली बन सकता है। ये बराबर याद रखिए। अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे तो शायद कुछ अलग तरह की व्याख्याएं कर लेंगे। अभी मैं महादेवी जी के संदर्भ में कह रहा था कि बहुत दिनों तक महादेवी जी की कविताओं की व्याख्या सिर्फ रहस्यवादी भावना को सामने रखकर होती रही, लेकिन जैसे ही श्रृंखला की कड़ियाँ का पाठ हुआ और लोगों ने उसके आलोक में उनकी कविताओं को पढ़ना शुरू किया तो बिल्कुल नए अर्थ सामने आने लगे। जयशंकर प्रसाद की कहानियों को पढ़ते हुए, उनके उपन्यासों को पढ़ते हुए, उनके नाटकों को पढ़ते हुए और उनकी कविताओं को भी पढ़ते हुए हमें बार बार याद रखना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद के लिए अतीत जीव द्रव्य नहीं है, अतीत प्राण वस्तु नहीं है, वह सिर्फ एक माध्यम है। जीव द्रव्य प्राण वस्तु तो वर्तमान ही है उनका। वह भी स्वाधीनता के पुजारी हैं, स्वाधीनता चाहते हैं और उनके लिए भी स्वाधीनता के लगभग वही व्यापक आधार हैं जो उनके समकालीनों के वहाँ हैं, कि वो स्त्रियों की स्वाधीनता चाहते हैं। देश की स्वाधीनता तो सब चाहते थे, वो चाहना ही था, उसके बिना बात नहीं बन सकती थी। उपनिवेशवाद से मुक्ति तो चाहना ही चाहना था, कैसे कोई छोड़ सकता था उसे। तो जयशंकर प्रसाद उपनिवेशवाद से मुक्ति चाहते हैं, स्त्रियों की मुक्ति चाहते हैं। वे जो समाज में तमाम तरह की मूर्खताएं थीं, विडंबनाएं थीं, उनसे भी मुक्ति चाहते हैं। और इस तरह आप पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हुए आपको अधिक आनंद आएगा, अधिक सीख मिलेगी। और अगर आप सिर्फ इतिहास के टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे तो शायद गलत करेंगे, क्योंकि कहानियाँ, पुनः मैं कह रहा हूँ, इतिहास नहीं होती, उपन्यास इतिहास नहीं होते, नाटक इतिहास नहीं होते। उनकी आधार सामग्री इतिहास से ली जा सकती है, कोई भी ले सकता है। प्रसाद जी के वहाँ भी ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार आप इसी तरह उनके उपन्यासों को भी आप देखेंगे तो कंकाल में आपको दिखेगा कि वो नई विषय वस्तु को उठाते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर भी वो पीछे की तरफ जाते हैं। वो अतीत को नहीं छोड़ते हैं, वो साथ लिए चलते हैं। और हर रचनाकार के साथ ये होता है कि कोई ना कोई उसका सबल पक्ष होता है, कोई ना कोई उसका मजबूत पक्ष होता है और वो उसके साथ बना रहता है। अतीत को
समझना, अतीत को पढ़ना, अतीत की व्याख्या करना, ये लगातार आपको जयशंकर प्रसाद के वहाँ दिखेगा। ये कोशिश दिखेगी कि वे अतीत के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं और आपको भी अपने समय के अनुसार जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए अतीत को पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि यही जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य था। वे आपको अतीत में नहीं ले जाना चाहते थे, बल्कि आपके वर्तमान में अतीत को लाकर यह दिखाना चाहते थे कि आप इसके माध्यम से अपने वर्तमान को समझ सकते हैं, समझ सकती हैं, उसकी व्याख्या कर सकती हैं, कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ढंग से जब जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे तो बहुत सारी अर्थ संभावनाएं आपके समक्ष खुलेंगी। आप लोग इसी तरह जयशंकर प्रसाद को पढ़िए। धन्यवाद।